नर्मदे हर। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। और आज हम हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। सिरमौर जिले का ये ढाढस गांव है। और ये सामने जो आप हमारे देख रहे हैं, ये हरियाली, हरियाली के बाद जो काले काले पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ उत्तराखंड में है और हम हैं इस समय हिमाचल प्रदेश में। तो ये पहाड़ और ये हरियाली के बीच में एक नदी बहती है, बहुत विशाल नदी है, जो टॉस, जिसका नाम टॉस नदी है। तो टॉस नदी का एक तट उत्तराखंड में आता है और एक तट हिमाचल प्रदेश में। तो इस समय अभी हमें हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पास में ही संगम है टॉस नदी पर। और उस संगम पर आप देखेंगे तो एक तरफ सिरमौर जिला है, दूसरी तरफ शिमला, शिमला की सीमा लगती है, और सामने उत्तराखंड देहरादून की सीमा लगती है। इस तरीके से 3 जिलों की ये सीमा भी यहाँ पर लगती है। इस संगम है, बहुत सुंदर नज़ारा। शाम को, रात्रि में यहाँ बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश तो नहीं थी, लेकिन हाँ, और बहुत तेज बिजली कड़कड़ा रही थी। और हम तो प्लेन से आते हैं तो वही ध्यान आता है जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में ये हुआ, हिमाचल प्रदेश में वो हुआ। सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं कि तो तबाही हिमाचल प्रदेश में ही रहती है बरसात में। लेकिन ये स्थान बहुत ही अछूता है इन चीज़ों से, मतलब प्राकृतिक रक्षा यहाँ रहती है, भगवान करते हैं। एक सेकंड, ये फोन आ रहा है किसी का। कौन है जी? नर्मदेहर भाई साहब। नर्मदेहर पांडे जी। क्षमा कीजिएगा, वो देख रहे थे वीडियो, पता नहीं लिंक कुछ और चलने लगा, और जब दोबारा लिंक पे क्लिक करें बता रहे दिस वीडियो इज प्राइवेट। नहीं, वो अब बंद कर दिया ना, लाइव बंद कर दिया वो। अच्छा, और आप स्वस्थ हैं? हाँ, बढ़िया, मस्त। गाड़ी की क्या चिंता है? आप तो कह रहे थे गाड़ी का आपका काम है, तो गाड़ी हमारी ले जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं गाड़ी का काम है, लेकिन अकेले चलता हूँ, तो अकेले गाड़ी का क्या मतलब, इसलिए बाइक से घूमता हूँ। तो अब ये है कि अगर हिमाचल सब दिल्ली से बाइक से जाते हैं? हाँ, टोटल बाइक से ही आता। तो सामान वामान साथ सामग्री सब लेके चलते हैं बैग में? बैग में अपने बस कपड़े लेके चलता हूँ, बस जी। कपड़े और अपना मोबाइल चार्जर। हाँ, बस। कुछ दवा वगैरह भी रखते होंगे थोड़ी बहुत? हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट एड रखते हैं। फर्स्ट एड तो जरूरी है ना। तो अभी कहाँ रुके हैं? अभी हम यहाँ सिरमौर माता जी को दिखा रहे हैं। माता जी बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और नॉर्मल फिजिशियन भी हैं, देखिए। अच्छा। जी, प्रणाम माता जी। कोई मेडिकल दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी। आपको औषधि की जरूरत हो तो बताइएगा। माता जी जीएसवीएम कानपुर की गोल्ड मेडलिस्ट है, सन 66 की पास आउट। अच्छा, अरे वाह। तो जरूर 9 तारीख को आएंगे, दर्शन करेंगे आगे माता जी के। देखिए, ये थे पांडे जी, हमारे चाहने वाले हमारे दर्शक, काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो उनका फोन आ गया, ठीक है। अब इस बातचीत को मैं हटाऊंगा नहीं। पहले तो अच्छा लगा। खैर, मैं बता रहा था यहाँ की खूबसूरती। यहाँ खेत देखिए, आपको जमीन खेत जो लोग करते हैं, शायद वीडियो में दिख रहा हो, सीढ़ीदार खेत होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये खड़े हैं ना, अब ये तो रास्ते में यूज हो रही है, तो ये अगर नहीं, रास्ता नहीं होता तो ये इसको खेत बना लेते लोग, ठीक है। इसके ऊपर फिर एक खेत, छोटे छोटे ऐसे खेत होते हैं। साग सब्जी यहाँ सब ओरिजिनल मिलता है। यहाँ खादात का बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जानवर इतने होते हैं लोगों के कि वही खाद लगती रहती है। हवा बहुत ठंडी चल रही है इस समय। टेम्परेचर यहाँ पर 17 का है। देख लेता हूँ कितना है, क्योंकि जब आया था तब तो 17 था, लेकिन अब कितना है ये भी देख लेता हूँ। जी नहीं, अब तो थोड़े से सूर्य भगवान निकल आए हैं,
थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस समय टेम्परेचर हो गया है 19 जी हाँ 19 हो गया। थोड़ा सा 20 20 21 21 मैक्सिमम। हाँ, और ज़्यादा हो जाए तो ऊपर थोड़ा सा निकल जाएंगे धूप में तो भाई 22, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो नॉर्मल रहता है अपने यहाँ, 22 तो अच्छा लगता है। तो यही सब था। चलिए इसको देखिए थोड़ा सा, एक बार हम थोड़ा सराउंडिंग आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इधर, ये देखिए जो स्टेयर्स टाइप दिख रही है, सीढ़ी टाइप की, सीढ़ी नहीं ये खेत है यहाँ के। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। ये देखिए ढाढ़स को विदा देकर अब हमारी हम सफर, हमारी धन्नो अर्थात हमारी बाइक बढ़ चली सिलाई की ओर। सिलाई सिरमौर जिले का एक ऐसा जीवंत कस्बा है जो पहाड़ों की गोद में बसा है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और लोगों की आंखों में पहाड़ों जैसी सादगी। यहाँ हमने कुछ देर विश्राम किया और फिर निकल पड़े अपने अगले सफर के लिए। जो हमारा सफर लगभग 85 किलोमीटर का होने वाला था। नक्शे में यह दूरी चाहे भले ही कम लगती हो, किंतु पहाड़ों का एक अपना मिजाज होता है जहां अच्छों की स्पीड पर ब्रेक लग जाता है। तो दोस्तों, सिलाई से रेणुका जी का सफर शुरू हो रहा है। लगभग 85 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत के 30 किलोमीटर तो मक्खन जैसे नेशनल हाईवे पर कटेंगे। कहीं कहीं आपको लैंड स्लाइडिंग भी देखने को मिलेगी। तीस किलोमीटर यानी सतौन, सिलाई से सतौन जब हम पहुंचेंगे तब तक का रास्ता तो बहुत ही आनंददायक। लेकिन असली परीक्षा तो शुरू होगी सतौन से आगे जब गिर नदी के किनारे चलेंगे। खैर, उसकी चिंता हम क्यों करें, हम पहले हाईवे का आनंद लेते हैं। और ये आ गया नेशनल हाईवे 707। भाई साहब, सिलाई से सतौन तक का यह 30 किलोमीटर का सफर किसी ख्वाब जैसा। जी,
सफर सिर्फ मंजिलों का मोहताज नहीं होता। सफर तो उन रास्तों का नाम है जो आपकी रूह को छू जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ढाढस गांव की उस मखमली जादुई सुंदरता को अपनी आंखों में समेटकर दिल में एक अजीब सा सुकून लिए आज हमारी बाइक का हैंडल घूम चुका है एक नई मंजिल की तरफ। सिरमौर जिले की जो पावन धरा है, जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ मुस्कुराते हैं, रेणुका जी हमारा अगला पड़ाव होगा रेणुका जी। तो उठाइए अपनी यादों का थैला, क्योंकि आज का यह सफर आसान नहीं बल्कि बेहद रोमांचक होने वाला है। ऊपर बादल छाए हुए हैं। हालांकि मैदानी भागों की अपेक्षा यहाँ तापमान कम है, बल्कि इतना है कि बाइक पर हवा की हल्की चुभन महसूस हो रही है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी धूप भी दर्शन दे जाती है, लेकिन सूर्य भगवान फिर पुनः बादलों की आगोश में चले जाते हैं। ये नेशनल हाईवे 707, इसको हम समय समय पर फिर दोहराते रहेंगे, जिससे आप लोगों को याद रहे कि हम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कर रहे हैं। दृश्य तो आप देख ही रहे हैं और कुछ हकीकत बयां हम करते चलेंगे। ठंडी हवा के झोंके, बल्कि कहें हल्के से थपेड़े, और मोड़ों पर बाइक को झुकता हुआ तो नहीं हम दिखा सकते, क्योंकि कैमरा मेरा सामने है। तो ज्यादा तो नहीं, हल्की झुकती है, क्योंकि अधिक झुकने पर मुझे कुछ मिल चुका है। 2 दिन 3 दिन पहले मोड़ पर गिट्टी थी, और गिट्टी होने के कारण बाइक जैसे ही झुकी तो झुक गई। खैर, हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर ढलान पर एक नई कहानी। यह हिमाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत। जी हाँ, बीच बीच में ये सुंदर नज़ारे बरवसी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। न चाहते हुए भी आपकी आंखें वो तलाशने लगती हैं जो उनको चाहिए होता है।
पूरे देश में नेशनल हाईवे का ऐसा जाल बिछा है और इतने खूबसूरत बने हैं, जहां जैसी आवश्यकता है वहां उनको उतनी चौड़ाई दी गई है। आज के लगभग 30 वर्ष पहले, या यूं कहें 20 वर्ष पहले, हम मैदानी भागों के लोग अगर अपनी कार लेके आया करते थे पहाड़ों पर, तो फिर पहले से ही मन में ये विचार रहता था कि जहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होगी, जिस नगर जिस शहर से, वहां से लोकल का कोई ड्राइवर पकड़ेंगे जो आसानी से मुझे पहाड़ों का सफर करा कर लाएगा। किंतु उसका अब हो गया अपोजिट। आज आदमी अपने घर से चलता है, अपनी ही गाड़ी से, फिर वो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर या मिनी बस ही क्यों ना हो, स्वयं ही ड्राइव करता हुआ पहाड़ी इलाकों के सुंदर नजारों को देखता और दिखाता हुआ वापस अपने घर पहुंच जाता है। पहले रास्ते नज़ारे तो ऐसे ही मिलते थे, किंतु रास्ते खतरनाक हुआ करते थे। जो हम मैदानी भाग के लोगों के लिए खतरनाक होते थे, वैसे लोकल के लोग तो उनका तो जीवन ही उन रास्तों पे चला है, पगडंडियों पे चले हैं वो, उनके लिए तो कुछ नहीं था। अब देखिए, आपको पहाड़ों पर भी भीड़ काफी नजर आती है, लेकिन हम ऐसी गर्मी में भी ऐसे स्थान पर हैं हिमाचल प्रदेश में जहां बहुत शांति है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल हाईवे जैसे लगता है हमारे लिए ही बिल्कुल खाली पड़ा हो। इक्का दुक्का कोई वाहन आ जाता है, शांति से क्रॉस कर जाता है। अन्यथा इस सीजन में, मई जून में, अगर आप कहीं जो फेमस प्रसिद्ध स्थान है, जैसे हिमाचल प्रदेश में ही ले लीजिए, शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हो सकता है कि कुल्लू मनाली जैसे दृश्य यहाँ ना मिले, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होंगे। बर्फ जरूर देखने को नहीं मिलेगी, बाकी के आपको सौंदर्य भरपूर मिलेगा। ऐसी गर्मी में भी हरियाली नजर आएगी। कहते हैं ना, यहाँ हर ढलान एक नई कहानी कहता है। हर मोड़ आपके स्वागत के लिए एक नया दृश्य लिए संजोए खड़ा है, इंतजार कर रहा है कब आप उस मोड़ को पार करेंगे और उस सुंदर दृश्य को देखेंगे। कुछ इक्का दुक्का वाहन थोड़ी सी तंद्रा भंग करते हैं, अन्यथा मन खो जाता है। जब हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं, सामने बादल देखते हैं, तो लगता है कि हमारा सफर बादलों से होकर जा रहा है। लगता है कुछ ही समय में हम बादलों में खो जाएंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पर घिरी हरियाली,
बहुत कुछ बयां करते हैं, बस उनकी भाषा समझने वाला कोई तो हो। देखिए, नीले आकाश पर सफेद बादल, और चढ़ाई पे चढ़ते हुए जो लगता है जैसे अभी हम उसी में घुस जाएंगे। कहीं आपको तो नहीं लग रहा है कि आप स्वयं इस पथ के साथी हो हमारे? थोड़ी सी तंद्रा हटाइए जनाब, आप अपने घर पर हैं या अपने उस स्थान पर हैं जहां आपका कार्य हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप स्वयं इस पथ में हमारे साथी हैं, तो मैं आपकी एकाग्रता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि इतने एकाग्र भाव से आप इस क्लिप को देख रहे हैं। ये हाईवे भी बता रहा है कि इसका जीर्णोद्धार, हाईवे तो बहुत पुराना है लेकिन जीर्णोद्धार जल्दी ही हुआ है, कुछ ही वर्षों में हुआ है, या कहीं कहीं तो कार्य अभी भी मिल जाता है होते हुए। बीच बीच में छोटे छोटे गांव जिनकी छटा देखते ही बनती है। पहाड़ों पर लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती है, खड़ा करने की बात छोड़ो, वाहन उनके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाता है। हमने कुछ लोगों का देखा है कि वाहन लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा है और पगडंडी से उतरते हुए या चढ़ते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं। पहाड़ों के गांव और गलियां बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ढाढस में तो लकड़ी के मकान थे, कुछ लोगों ने उनको रेनोवेट करवा लिया, नया करवा लिया, कुछ अभी भी पुराने वैसे ही है। पहाड़ों का एक अपना ही आनंद है। हम लोग किसी बिल्डिंग को देखते हैं, उसकी नींव की तरफ नजर डालते हैं तो लगता है कैसे इन्होंने टिकाई है इस बिल्डिंग को, कैसे नीचे से खड़ा किया है। भय भी लगता है कि बरसात में अनहोनी की आशंका हम लोगों के अंदर बहुत रहती है, हम लोग मैदानी भाग से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अनहोनी तो मैदानी भागों में भी हो जाती है, तो पहाड़ों पे भी होती है, वो तो हर जगह होती है। अगर ऐसा होता तो सभी पहाड़ पर रहने वाले लोग ये भी मैदानी भाग की तरफ जाने की कोशिश करते। लेकिन अगर आप इनसे कहें भी मैदानी भाग में चलने के लिए,
तो ये तैयार नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो आनंद की अनुभूति है मैदानी भागों में नहीं है। यहाँ जो खूबसूरती है वो मैदानी भागों में नहीं है। यहाँ के लोग जितने मददगार हैं एक दूसरे के प्रति, मैदानी भागों में नहीं है। क्षमा चाहेंगे हम उन दर्शकों से जो हमारी बात का बुरा न माने प्लीज, लेकिन सच्चाई यही है। ऊपर चढ़ता हुआ हाईवे बिल्कुल यही लग रहा है जैसे हम आसमान की सैर पर जा रहे हो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ियां ऐसे ही चलाते हैं जैसे अपने मैदानी भागों में। बच्चे सीखने वाले भी होते हैं, चलाने वाले भी होते हैं। एक सफर आसमान की तरफ, या यूं कहें एक कदम बादल की तरफ। मुसाफिर कुदरत का, जी हां, यही नाम तो है आपके इस चैनल का, मुसाफिर कुदरत का। अद्भुत करिश्मा है कुदरत का। यहाँ के गांव भी देखेंगे नीट एंड क्लीन। उसका कारण यहाँ धूल नहीं है। यदा कदा कहीं पहाड़ टूट जाता है, थोड़ी सी डस्ट हो जाती है, तो ये देखिए झरना आप, कितना प्यारा झरना है। 30 किलोमीटर का सफर सुहाना सफर पलक झपकते ही शतवन में आकर ठहर गया। अब दूर एक नदी की कलकल सुनाई देने लगती है। हरियाली अधिक हो जाएगी इधर और लिंक मार्ग शुरू हो जाएगा। अब हाईवे हमारा वहीं तक था। हाईवे को अलविदा कह करके हम लिंक मार्ग पर चल दिए, जो सतौन से रेणुका जी, जी हाँ, भगवान परशुराम की माता रेणुका जी के नाम से आगे कुंड है। बहुत अच्छा स्थान है। हमारा सफर वहीं के लिए है। तो सतौन से रेणुका जी लगभग 50 किलोमीटर का सफर है तो 47 किलोमीटर, लेकिन लगभग आप 50 ही मानिए उसको, क्योंकि लिंक मार्ग शुरू के 10 से 12 किलोमीटर या इससे अधिक का 20 किलोमीटर के आसपास रहा होगा। बेहद जीर्ण शीर्ण अवस्था में सड़क, एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी गिर नदी
जी हाँ, गिर नदी के किनारे अब हमारा सफर शुरू होता है। यहाँ पहाड़ आपको ऊंचे कम दिखेंगे, लेकिन आप नदी की तरफ जब देखेंगे तो नदी बहुत गहराई में है। इससे ये साबित होता है कि हम काफी ऊंचाई पे चल रहे हैं। अभी तक हम हाईवे पर मस्ती ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ मुझे कुछ संभल कर चलना पड़ेगा। बहुत जल्दी जल्दी मोड़ है, घुमावदार रास्ता है और सड़क भी इतनी चौड़ी नहीं है कि दो वाहन आसानी से निकल जाए। सामने से कोई कार या कोई बड़ा वाहन आ जाता है तो बाइक को साइड से लगाना पड़ जाता है, रोकना पड़ जाता है, हम जैसे मैदानी लोगों के लिए। जी हाँ, देखिए बार बार मैं कहता हूँ, यहाँ के बाशिंदे इंतजार नहीं करते हैं, वो वाहन भी गुजरता है वो भी गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें अभ्यास है इन चीजों का। यहाँ जगह जगह रोड टूटा हुआ भी दिख सकता है, और हालांकि जो टूटा हुआ रोड था वहां तो कैमरा लगाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, अति जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यानी ये मान लीजिए जैसे कोई नई सड़क बन रही हो, उस पर गिट्टी डाल दी जाती है, इस तरीके की। वहां पर बाइक जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी बाइक की स्पीड मैं समझता हूं 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की नहीं रहती है। लोकल के लोग तो अपना निकाल ले जाते हैं, चले जाते हैं। तीस किलोमीटर का सुहाना सफर पलक झपकते ही सतोंज में आकर ठहर गया था। ये देखिए, बहुत ही बेहद खूबसूरत एक गांव दिखा रोड के किनारे, तो बाइक रोक करके उसको शूट किया। बहुत बेहद बहुत खूबसूरत लग रहा था, खेत भी इतने अच्छे लग रहे थे। पीछे हालत तो ये थी, अब तो रास्ता फिर भी अच्छा है। पीछे लिंक मार्ग तो ऐसा था कि अचानक कभी कभी तो ये लगता था कि सड़क कहाँ गुम हो गई। गिट्टी और गड्ढे, तो बाइक का हिचकोले खाना। हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता था जबरदस्त, और उस पर ये भारी भरकम बैग हमारे कंधों पर। ये लिंक मार्ग हमारा इंतजार कर रहा था। सबसे ज्यादा परेशान किया जो जितना हिस्सा टूटा हुआ था सड़क का। कहीं कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर सड़क है कहां। पत्थरों के बीच रास्ता बनाती हमारी बाइक, और हर सेकेंड बॉडी का इम्तहान। पीठ में दर्द, क्योंकि बैग लदा हुआ है काफी वजन का। कलाइयों पर दबाव, लेकिन दिल में एक ही धुन थी
आगे बढ़ना है, आगे चलना है। रास्ता सिर्फ टूटा हुआ ही नहीं था, बल्कि बेहद पुराना और तंग भी था। हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारी बाइक आराम से चल रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां तो केवल महसूस किया मैंने, कैद नहीं कर पाए। रास्ता तो इतना तंग है कि अगर सामने से कोई वाहन आ जाए तो मानो वक्त ठहर सा जाता है। बाईं तरफ बह रही नदी गिर नदी, और दूसरी तरफ पत्थरों की दीवार, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में ये सकरा रास्ता। उस पर हमारी बाइक, रोमांच अपने चरम पर। सच में इस लिंक मार्ग में बहुत आनंद आया। डर भी था और उस डर के पीछे छुपा हुआ एक गजब का आकर्षण भी। अब तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हरियाली अपना सौंदर्य बिखेरती जा रही है। प्रकृति मन को लुभा रही है, अर्थात धीमे धीमे जो पीछे रास्ता भी अच्छा नहीं था, वहां हरियाली भी अच्छी नहीं थी, वो सब जो मानसिक पटल पर छा गए थे, वो धूल धीमे धीमे साफ होती हुई इन नजारों को देख करके। कहते हैं ना, कठिन रास्तों का अंत हमेशा खूबसूरत होता है। जी, जैसे ही हमारी आंखों के सामने मां रेणुका जी की पावन झील का ये विहंगम दृश्य आया, कसम से शरीर की सारी थकान, वो 50 किलोमीटर का दर्द, वो डर, सब मानो खत्म हो गया। वो ये महात्मा जी थे, जिनको पूछा तो वो कह रहे थे कि यहाँ आश्रम में जगह तो परिचय से मिलती है। अब इस साधु को कौन बताए कि महात्मा, साधु महात्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, ना किसी से परिचय मांगते हैं। वो सबके होते हैं, सब उनके होते हैं, लेकिन कौन इस भगवाधारी को समझाए। ये देखिए, गिर नदी के पार से सुंदर दृश्य, और शाम का समय था, तो रुकने के लिए मुझे होटल तलाशना था। तो होटल की तलाश में इस उतार चढ़ाव भरे रोमांचक और थका देने वाले सफर के बाद हम पहुंच चुके थे ददाहू कस्बे में। जी हाँ, ये ददाहू कस्बे का सीन है। यहाँ हमने एक छोटा सा अपने हिसाब का एक होटल लिया, और होटल लेने के बाद अब रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। आगे की कहानी फिर हम आपको बयां करेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मुसाफिर कुदरत का। मिलेंगे हम आप लोगों हर हर महादेव अगले व्लॉग में। जी, अब सारे दिन का थका हुआ, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया,
तो अब विश्राम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुसाफिर कुदरत का।